नमस्कार। अ, मिस्टर हिमांशु दीक्षित, जो कि NLIU के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं, LLB के, और क्राइम फ्री भारत मिशन से पिछले एक साल से जुड़े हुए हैं। एंड इनका अपना और बाकी विद्यार्थियों के साथ क्राइम फ्री भारत मिशन में अपना योगदान रहा है। इनकी कमेटी ने नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम की ड्राफ्टिंग में अहम भूमिका निभाई है। मैं हिमांशु जी का उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, इनके साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा, विधि माही और कौस्तुभ भट्टाचार्य का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे दो अन्य साथी मिस्टर नरेंद्र मिश्रा एंड मिस्टर निमिष अर्जरिया, जो कि दोनों एडवोकेट्स हैं, और वो तकनीकी कारणों से हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, लिहाजा सेशन को और विलंबित करना उचित नहीं है। लिहाजा सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, और यदि उनकी टेक्निकल जो है दिक्कत दूर हो जाती है तो उनको ऑन बोर्ड ले लेंगे। आज का सेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, और ये सेशन जो है बेसिकली सही मायने में देखा जाए तो वो भारत के लिए एक गेम चेंजर है, क्योंकि जो क्राइम फ्री भारत मिशन है वह 5 सर्टेनिटीज को आम पब्लिक को दे रहा है, और ये वो सर्टेनिटी है जिसके लिए आदमी भटक रहा है, वो विभिन्न अधिकारियों से मिल रहा है, इवन नेताओं से मिल रहा है, लेकिन उसे राहत नहीं मिल रही है। लिहाजा ये सर्टेनिटी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तमाम दबावों के कारण, तमाम कारणों से, समटाइम समय का अभाव, समटाइम स्किल सेट का अभाव, समटाइम आंकड़ों का दबाव, कारण जो भी हो, नियत एक ही होती है कि अपराधों का पंजीयन नहीं होता है। ये तब भी हो रहा है जब हमारे देश की अपेक्स कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ढेर सारे सिक्वल डिसीजन दिए हैं, और जिसका निचोड़ ये है कि यदि आपकी रिपोर्ट से कोई संज्ञेय अपराध विज्ञप्त होता है तो उसे पंजीयन करने के लिए पुलिस अधिकारी कानूनी रूप से बाध्य है, उसमें कोई डिस्क्रिशन अवेलेबल नहीं है। जहां कहीं थोड़ा सा संदेह की स्थिति हो तो इस बात की जांच करने के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है कि वेदर संज्ञेय अपराध बनता है अथवा नहीं बनता है। तो जांच जो होगी वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, वो केवल इस बात की जांच होगी कि संज्ञेय अपराध है या नहीं है। और जब संज्ञेय अपराध यदि है तो अपराध का पंजीयन पहले होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन बाद में होना चाहिए। ये भी इशू है कि जिस तरीके के FIR में मजनून होता है उसके हिसाब से धाराएं नहीं लगाई जाती हैं, जो साक्ष्यों का संकलन है, जो संभावित साक्ष्य हैं, उनको इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की जाती है। सह अपराधियों का और उसके द्वारा जो विभिन्न अपराध किए गए हैं उन सबको समेटते हुए एक जो अच्छी विवेचना होना चाहिए वो विवेचना भी कहीं जो है अधूरी सी दिखती है। और ये तब भी हो रहा है जैसे किसान आंदोलन है। अब किसान आंदोलन में ये बात कही गई कि साहब उसमें किसानों के अलावा बीच में बहुत सारे लोग घुस गए, तो जो लोग भी बैठे हुए थे उनके बारे में पूरा साक्ष्य पहले से इकट्ठा हो सकता था। उनके ड्राइवर्स कौन हैं, उनको कौन चला रहा है, किसकी वो कठपुतलियां हैं, यह ज्ञात हो सकता था। और नए चेहरे के आते ही उन चेहरों की भी पहचान हो सकती थी। ऐसा क्यों नहीं किया गया है, ये जो अधिकारी जिनका दायित्व था उन्हें समझना होगा।
लेकिन टेक्नोलॉजी ये प्रोवाइड कर रही है कि ये सब बहुत आसानी से किया जा सकता था। और अब भारत ऐसे तकनीकी मुकाम पे खड़ा हुआ है, उसके पास ऐसा टेक्निकल टैलेंट्स है, टूल है कि यदि हम उसे ठीक ढंग से यूज करें तो ये आसानी से हो सकता है। आज का जो सेशन है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, और वो सेशन इस बात के लिए है कि क्राइम फ्री भारत जो मिशन है उसके दो रूट हो सकते हैं। एक रूट है कि शासन उसको मान ले और फिर क्राइम फ्री भारत जो है पुलिस को, कोर्ट को मदद करे और जो पांचों सर्टेनिटीज हैं वो सिस्टम के अंदर से जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के माध्यम से आम जनता को मिल जाए। और नोटिफिकेशन के माध्यम से भी जो नियमों का उल्लंघन है उन उल्लंघनों का जो है संज्ञान और उसके एविडेंस कैप्चरिंग संभव हो, जिससे कि 5 रेवेन्यू स्ट्रीम मिले। लेकिन सवाल उठता है कि जब तक ऐसा नहीं होता है, क्या क्राइम फ्री भारत सिर्फ एक चर्चा का विषय बना रहेगा? क्या ऐसे ही हम वेबिनार करते रहेंगे या इससे कुछ भी आगे संभव है? क्या ये जब तक ये सब कार्रवाइयां हो रही हैं, बड़ी संख्या में एनआरआई जुड़ रहे हैं, हम आज ये बताने में मुझे खुशी हो रही है कि शायद अगले सप्ताह हम लोग अपना वेब पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, कुछ एप्स लॉन्च कर रहे हैं, और उसके साथ ही हम अपना क्राइम फ्री भारत एक वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, जो कि हमारे अपने सर्वर पे होगा, हमारा अपना होगा, ऐसा हम वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम भी जो है ना लॉन्च कर रहे हैं। हमारी डिपेंडेंसी व्हाट्सएप पे नहीं रहेगी। हमारा क्राइम फ्री भारत चैट बॉट भी हम संभवतः अगले सप्ताह तक लॉन्च कर पाएंगे। इस लॉन्चिंग के साथ ही हम आम लोगों को कुछ सर्विसेज जो है देना चाहते हैं, और आज का जो चिंतन, आज का जो मनन, आज की जो बातचीत है वो लार्जली उसी विषय पर केंद्रित है। मैं हिमांशु जी से दरख्वास्त करता हूं कि वो उनका क्या चिंतन है, उनका क्या सोच है। क्या क्राइम फ्री भारत जब तक शासन के द्वारा ठीक ढंग से अडॉप्ट करके, जब तक वो शासन को और पुलिस को और कोर्ट को टेक्नोलॉजिकली और हर तरीके से वो 5 सर्टेनिटी के लिए जो मदद चाहिए वो मदद देने की स्थिति में जब तक आता है, तब तक क्या जनता के लिए ये वर्तमान परिस्थिति में कितना उपयोगी हो सकता है और कैसे उपयोगी हो सकता है, इस बारे में क्या हिमांशु जी ने कुछ चिंतन किया है या नहीं किया है, तो या तो वो खुद बताने की कोशिश करेंगे या पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम इस बातचीत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हिमांशु जी। Thank you very much, sir, for आपका माइक yeah. Thank you very much, sir, for the wonderful introduction, and also for praising me and my team members who worked rigorously for the drafting of the bill. We want to see the day when the bill converts into act. This is our prayer, and we always strive to be attentive in as much as we can see the bill becoming the act of the day. Coming to the point, sir, जैसा आपने बताया, नरेंद्र जी शायद आप माइक और माइक्रोफोन की परमिशन नहीं दे रहे हैं। यदि आप दे पाएंगे तो आपका डिवाइस ठीक से कनेक्ट हो पाएगा। शायद इस बात आप एक बार प्रयास करें एग्जिट करके, और उसमें आप माइक एंड माइक्रोफोन की परमिशन दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप जुड़ पाएंगे, प्लीज। हाँ हिमांशु जी, या सर, वर्तमान का जो हमारा लीगल सिस्टम है, ये अगर इसे शायरी और कविता या पंक्ति में कहा जाए तो इसे कहा जा सकता है, निर्धन गिरे पहाड़ से कोई ना पूछे हाल, धनी को कांटा लगे पूछे लोग हजार। अगर हम इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, देन हमारे जितने भी कंसर्न्स हैं सब एड्रेस हो जाते हैं। बट अगर हम सामान्य हैं या जमीनी स्तर के प्राणी, ये वास्तविकता है
ये सारे लोग ही सहमत होंगे, चाहे वो विभाग में हो, चाहे वो विद्यार्थी हो या किसी अन्य प्रोफेशन में कार्यरत हो। क्राइम फ्री भारत जिस उद्देश्य से आगे बढ़ रहा है, उन उद्देश्यों में एक उद्देश्य इसका भी है कि कॉग्निजेंस क्राइम का, इंसिडेंस का लिया जाए। और मुझे आशा है कि इस पर परिवर्तन होगा अगर हम लोग इसी प्रकार से डिबेट्स, डिस्कशंस, बातें करते रहते हैं। अच्छा, बातों से मुझे याद आया, देयर इज आल्सो सेइंग दैट बात करने से बात बनती है, बात ना करने से बातें बन जाती है। तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, शायद से हम लोग की बात बन जाए, और अगर हम लोग शांत हो जाएंगे तो हम लोग का परिश्रम, हम लोग का इनिशिएटिव एक तरीके से जुल्मे के तरीके ही रहेगा। तो इसलिए ये उचित है हम लोग के लिए कि हम लोग इस विषय पर चर्चा करें। अब बात करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए सर ने मुझे बुलाया है, कि क्राइम फ्री भारत और भारत के प्राणी अर्थात सिटीजन, इनमें आपस में क्या संबंध है, इस उद्देश्य में, इस मुहिम में और आम जनमानस में क्या ताल्लुक है, कैसे हम लोग मेल बिठा सकते हैं और वास्तविकता में कैसे इस क्राइम फ्री भारत की मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। आम जनमानस आज के समय में अपने आप में ही स्वतः सिद्ध है, उसके पास अधिकार के अनेक बादल मंडरा रहे हैं। हो सकता है किसी को आभास हो, किसी को नहीं। विशेषतर हमारे प्रोफेशन में जो हमारे दो गेस्ट हैं, जो स्वयं में अधिवक्ता हैं, हमारे वरिष्ठ भी हैं, हम लोगों को, अधिवक्ताओं को, इनका, या ये कहते हैं प्रशासनिक अधिकारियों का, जिनको अपने अधिकारों के विषय में आभास है, उनको तो इस ये पूरी तरीके से वो लोग अवगत रहते हैं कि हमारे क्या अधिकार हैं, हमारे पास में क्या शक्तियां हैं। लेकिन जब बात आती है आम जनमानस की, वो लोग कई कोसों दूर दिखाई देते हैं इन सब अधिकारों को जानने के लिए, इन सब अधिकारों के विषय में कोई भी जानकारी अगर देखना चाहते हैं उनके पास तो। सीआरपीसी में वर्तमान के समय में भी कई सारे प्रावधान ऐसे हैं जो एक सिटीजन को एम्पावर करते हैं कि वो पुलिस की सहायता किस प्रकार से कर सकती है। उदाहरण के रूप में, अगर कोई घटना मेरे सामने घटित हो रही है, या मेरे सामने कोई व्यक्ति किसी को ब्राइबरी दे रहा है, और मैं कुछ नहीं हूं सिवाय आम नागरिक के, तो हमारे पास सर्वशक्ति है कि हम उस व्यक्ति की सूचना थाने में दर्ज करवा दें। हालांकि देखा जाए तो लोग इसे पीछे हटते हैं, लोग सोचते हैं क्यों झंझट लें। हालांकि कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो वो व्यक्ति बाध्य है वो सूचना अधिकारियों तक पहुंचाने का। साथ में कभी अरेस्ट की मुसीबत आती, नौबत आती है, तो भी हम लोग के पास में पूरे अधिकार हैं कि हम लोग किसी भी अराजक तत्व जो कि समाज में सोशल पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, या किसी भी तरीके की कॉग्निजेबल ऑफेंस को कर रहा है या कारित करने की मंशा रख रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी हम लोग उसको अरेस्ट करके उचित युक्तियुक्त अधिकारियों को तक सौंप सकते हैं। तो इस पर हम लोग के लिए सीआरपीसी हमारे साथ में सदैव खड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या हमारे एक लिए हुए इनिशिएटिव, जैसे कि मेरे सामने कोई घटना घटित हुई, इस घटना को हम लोगों ने एज अ सिटीजन ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने तुरंत 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 उसमें सीआरपीसी के जो हमारे सेक्शन 37 से 43, 44 तक आप प्रोविजंस पाएंगे, जिसमें कि पब्लिक पर्सन को एम्पावरमेंट है कि वो पुलिस की एड करे, मजिस्ट्रेट की एड करे, कमीशन क्राइम कमीशन होने से रोके। ऐसी परिस्थिति में क्या हमारा दिया हुआ समय सार्थक हो रहा है या नहीं, यह सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। और मेरे समझ से इस जगह पे इस प्रश्न के जवाब का उत्तर सीआरपीसी में नहीं दिया गया है। सीआरपीसी इतना तो देता है कि हम, जो वर्तमान सीआरपीसी है, कि हम कानूनी कोई अपराध घटित हो रहा है, कोई अपराध घटित हो रहा है, तो उसे कानूनी कार्रवाई के तहत उन कानून के रक्षकों तक उसकी सुध पहुंचा दें। सिवाय इसके और कोई भी अधिकार एज सच हमारी सीआरपीसी नहीं देता है जो कि किसी भी सिटीजन को एम्पावर कर सके कि वो आगे की जितनी भी प्रक्रिया है उसमें अपना कोई सहयोग दे दे। सहयोग इस अर्थ में भले ही हो सकता है कि जब उसको बयान में मजिस्ट्रेट या जांच अधिकारी बुलाए तो उसको बाध्य है, सीआरपीसी के तहत भी बाध्य है कि वो उसकी मदद करे। पुलिस की मदद करना भी अपने आप में बाध्यता है सीआरपीसी की, अगर वो नैतिक है और कानूनी दृष्टिकोण से उचित है। तो इसका जवाब जानने के लिए और इसका उत्तर हम लोगों के
द्वारा सबको पहुंचाने के लिए इस क्राइम फ्री भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हम लोग सपोर्ट करते हैं समाज को। और अगर समाज आम जनमानस इसको स्वीकृति देगा तो ये जरूर ये एस्पेक्ट भी हमारा क्लियर होगा, ये एस्पेक्ट भी हमारा शासन और मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पे जो केंद्र सरकार है उसको स्वीकृति देगी। वो हिस्सा ये है कि हम क्यों ना इन्वेस्टिगेशन करने से पहले जो प्री इन्वेस्टिगेशन पावर्स होती है वो आम जनमानस को दे दें। अब ये सुनने में तो बड़ा ही कठिन लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसको सरल करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है तो पता नहीं मुझे मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है वर्तमान में, हालांकि दिल्ली और अगर मुंबई बेंगलोर में या नोएडा यूपी लखनऊ में देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल, अपने हाथ में एक मोबाइल लेके एक पर्टिकुलर सर्टिफाइड ऐप के माध्यम से उस व्यक्ति को पनिश करता है। पनिश इन द सेंस फाइन इंपोज करता है। सो इसेंशियली वो क्या करता है, ही डजंट कॉन्टेक्ट विद द violator. What he does, he just go in front, capture the photo and just paste it on the certified app which has been sanctioned by the state government. Because of this app, उस व्यक्ति का जिसने जिसने नियम का उल्लंघन किया है उसके पास उसी अनुरूप जो उसने वायलेशन किया है जिस पर्टिकुलर प्रोविजन का, उसके तहत उसको पनिशमेंट क्या, फाइन की भुगतान राशि पहुंच जाती है कि इतना आपको पे करना होगा एज अ फाइन। नाउ क्यों हम लोग इतने सारे ट्रैफिक कांस्टेबल्स को डिप्लॉय करते हैं? फॉर द स्पेसिफिक पर्पस कि उनको उनसे फाइन कटवाना है। नाउ आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कैन दिस बी सब्स्टिट्यूटेड बाय अ कॉमन मैन? सो क्या वही ऐप अगर एक आम आदमी अपने हाथों से अगर उसको कोई भी, अच्छा ये ऐसी चीज है जो एविडेंस प्रूफ होती है, यहाँ पर बात आती है टेम्परिंग की, कि टेम्परिंग की कोई यहाँ गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे बात आती क्रीडेंशियल्स की, तो अगर ऐसी बात है तो जो भी ऐप उसको सब्सक्राइब करेगा या ऐप का यूज करेगा उस व्यक्ति का पूरा विवरण अगर वो स्वीकृति देता है यूज करने की सरकार के पास होगा तो ऑटोमेटिकली क्रेडेंशियल्स भी मजबूत होंगे, क्रेडेंशियल्स भी सर्टिफाइड होंगे। तीसरी बात आती है कि क्या उसका एविडेंशियल वैल्यू होगी? एनीवे होगी, बिकॉज हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई डिजिटल साक्ष्य है जिसमें हैज वैल्यू उसकी प्रोटेक्टेड है तो उसको या तो रेक्विजिशन के माध्यम से लिया जा सकता है पब्लिक पर्सन द्वारा पुलिस को सपोर्ट करके, या उसको अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स खुद कलेक्ट कर रहे हैं तो भी लिया जा सकता है। तो इन दोनों में से किसी भी वे से हम लोग उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तीसरा, चौथी चीज ये, क्या उसका कोई लीगल वैलिडिटी है? सिर्फ एक यही प्रश्न है कि क्या उसकी लीगल अनुमति है? क्या उसको हमारे कानून निर्माताओं ने कभी स्वीकृति दिया है कि कोई एक प्राइवेट आदमी भी ये सारी चीजें कर पाएगा? देखिए, ये एक ऐसी चीज है जिसमें ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन का डिस्क्रिप्शन यूज हुआ, ना तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई डिस्क्रिप्शन यूज हुआ, ना कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग की आवश्यकता है एज सच। एक बटन दबाने के लिए किसी को ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। क्राइम सबकी आंखों के सामने घटता है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कॉमन मैन हो। अगर मोबाइल जैसे सब यूज करते हैं, वही बटन दबाने का अगर अधिकार इसी चीज का अगर एक कॉमन मैन को दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज सच, इवन सहूलियत ही होगी। तो एक हद तक अगर देखा जाए मोटर व्हीकल लॉ पे, क्योंकि मैंने मोटर व्हीकल लॉ पे मध्य प्रदेश में एक पीआईएल के माध्यम से एक छोटा सा अपना परहित का कार्य किया, इसलिए मैं मोटर व्हीकल लॉ से थोड़ा ज्यादा प्रेम करता हूँ। और मुझे क्राइम फ्री भारत में काम करते करते ये भी एक एंगल समझ में आया कि यार ये भी तो संभावित एक सॉल्यूशन हो सकता है हमारे समय में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में। इससे हम लोग बस चेंज क्या करना होगा, चेंज बस ये करना होगा कि जो मोटर व्हीकल लॉ है उसका जो असाइनिंग ऑफिसर है, जो वर्तमान में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ना अगर यहाँ पे भी देखें तो कानूनी तौर पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो चालान काटे, बट वास्तविक स्थिति क्या है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के नाम का सिर्फ वो ऐप होता है, उसका मोबाइल होता है। जो चालान काटते हैं वो कांस्टेबल ही होते हैं। एनीवे वही सबके सामने जाके खड़े होकर चालान काटते हैं, दरोगा जी तो किनारे बैठे होते हैं। तो इसेंशियली हम कर तो वही रहे हैं कि एक अनऑथराइज पर्सन से चालान कटवा रहे हैं, और चूंकि रसीद में नाम एएसआई साहब का होता है इसलिए कोई इसको चैलेंज करने में भी लोगों को दिक्कत आती है। तो इसलिए अगर हम लोग इसको इस चैनल से गो थ्रू करें
तो हमारे लिए बहुत सहूलियत होगी। ये एक उदाहरण था, जैसे मैंने आपको बताया कि ये उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार से हमारे क्राइम फ्री भारत का भी उद्देश्य है, और मुझे आशा है कि किस तरीके से पब्लिक पर्सन किसी भी घटना को घटित होते हुए अगर देखते हैं तो उसको क्राइम फ्री भारत में जो हम लोगों ने एक ऐप की संरचना की है, या ये कहते हैं कि हम लोगों ने सृजन किया है, हालांकि अभी वो अवास्तविक स्थिति में है, कभी भी वास्तविक स्थिति में बदल सकती है, उसमें भी हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि या प्रयास करेंगे आने वाले समय में, अगर वो उसमें समय नहीं लगा, ज्यादा देर नहीं हो रही है तो, कि किस तरीके से कोई सिटीजन किसी भी घटना को घटित होते हुए अगर देख रहा है तो उसको कैप्चर करके रिकॉर्ड प्रूफ तरीके से और उसे संबंधित अधिकारियों को पहुंचा दें। एंड द मोमेंट उस संबंधित अधिकारियों के पास में ये सूचना आएगी, वो बाध्यकर हो जाएंगे कि वो उस पर एक्ट करें, वो उस पर कॉग्निजेंस लें। बिकॉज ऐसा तो साफ साफ सीआरपीसी की स्कीम ही कहती है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो नो इफ एंड बट टू रजिस्टर एन एफआईआर। ना इससे तुम्हारी एक सर्टेनिटी सॉल्व होगी। दूसरी सर्टेनिटी हमारी ये भी कि क्या मुजरिम को सजा मिलेगी, रिहेबिलिटेशन होगा, वो भी होगा, क्योंकि अगर हमारे पास में सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं, हमने अपने हाथों से ही वो वीडियो कैप्चर की है, हमने अपने हाथों से ही उस ऐप में वो वीडियो कैप्चर की है, हमारा लोकेशन उस घटना का लोकेशन से मैच कर रहा है, और वो घटने की सारी जानकारी अगर सच में है तो वो क्यों ही नहीं उसको कानून स्वीकार करेगा। तो ये भी मिलता है, पता चलता है कि मेरे मिस्टर पास तीर है, हिमांशु, वो समय कम है। मिस्टर हिमांशु ये मिस्टर हिमांशु इन गोलमोल बातों से जनता का कोई भला नहीं होने वाला है। जनता ये जानना चाहती है, जो कायदे से आपको लगता है तो आप क्वेश्चन फिर मुझे पूछिए, ठीक है ना, मैं उसका फिर जवाब देता हूँ। तो वो आपको जो है व्हाट आई विल सजेस्ट कि आज की स्थिति में क्राइम फ्री भारत मिशन जो है, जब तक कि इसे सरकार स्वीकार करती है, जब तक कि इसे जो है हम इनसाइड प्रोसेस को प्रभावित करने की स्थिति में आते हैं, क्या क्राइम फ्री भारत मिशन के पास ऐसी कोई जड़ी बूटी है, ऐसा क्या कोई तकनीकी है, ऐसी कोई प्रोसेसेस हैं जिसके माध्यम से वो आज की स्थिति में भी लोगों की मदद पहुंचा सकती है। तो जो 5 सर्टेनिटी हैं और 5 रेवेन्यू स्ट्रीम हैं, वो तभी ठीक ढंग से फलीभूत होंगी जब कहीं ना कहीं सिस्टम जो है को सपोर्ट मिलेगा, जब कोई सरकार उसको अडॉप्ट करेगी। और उसका एक तरीका बड़ा आसान है कि स्टेट पुलिस एडवाइजर और नेशनल पुलिस एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत बनाया जाए, उनको जो है एक प्रॉपर जो है रैंक दी जाए, कैबिनेट रैंक बना दी जाए, और जिससे कि वो ब्यूरोक्रेटिक हसन को पार करते हुए इस कॉन्सेप्ट को जनता के लिए जमीन पे उतार सके। लेकिन अब एक मिनट के लिए हम ये मानते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्या आज क्राइम फ्री भारत जो है क्या कर सकता है, ये एक सवाल उठता है। तो यदि आपको जो है उसका सवाल वो जवाब नहीं बन रहा है, देन आप क्वेश्चन पूछिए, फिर उसका जवाब फिर मैं आपको देता हूं। सर सवाल का अगर जवाब मुझे देना है तो मैं आपको वास्तुस्थिति बताता हूँ सीआरपीसी में कि नहीं वर्तमान में भी आप जो है आप उल्टा करते हैं, रोल को रिवर्स कर देते हैं। जरा रोल को इसलिए रिवर्स कर देते हैं कि आपको पूरा पर्सपेक्टिव की जानकारी नहीं है। सो अब आप उल्टा करिए कि साहब ऐसी परिस्थिति है तो क्राइम फ्री भारत क्या मदद करेगा, कैसे मदद करेगा। और हम बात कर रहे हैं आज के परिदृश्य की। आज जो है क्राइम फ्री भारत आम जनता की क्या मदद कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है। और एक दूसरी बात तब है जब उसे शासन स्वीकार कर लेता है, जब आप जो है पुलिस की भी मदद करने की स्थिति में है, पुलिस को डीबर्डन करने की स्थिति में है, अनबर्डन करने की स्थिति में है, उसको डी स्ट्रेस करने की स्थिति में है। उसका 90% वर्क जो है नॉन कोर वर्क दैट विल गो टू द टेक्नोलॉजी एंड टू द पब्लिक,
एंड एट द सेम टाइम आप 5 रेवेन्यू स्ट्रीम भी देने की स्थिति में रहेंगे, लेकिन वो 5 रेवेन्यू स्ट्रीम जो है कहीं ना कहीं से जो किटी रूल वायलेशन के माध्यम से इकट्ठी होगी, उस किटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उस किटी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक शासन को नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो कम से कम नोटिफिकेशन करने का कवायद तो जो है राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। बिफोर दैट, विदाउट दैट, दैट फ्लो ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम वुड नॉट बी पॉसिबल। अब सवाल ये उठता है कि कोई तो पब्लिक की मदद नहीं कर रहा है ना। तो हिमांशु जी, आप इस बारे में क्वेश्चन पूछिए कि आज की उसमें क्राइम फ्री भारत कैसे मदद करेगा। अच्छा ठीक है सर, मैं क्वेश्चन टू गिव दैट आंसर। अब जो है क्वेश्चन अपन रोल रिवर्स कर लेते हैं, बट एक छोटा देन आई एम आस्किंग क्वेश्चन, यू आस्क क्वेश्चन होगा मेरा, आपकी अगर परमिशन हो तो प्लीज। सब वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप में हमारे पास में दिक्कत ये आती है कि घटना घटित हो रही है और कोई भी समस्या है किसी को, तो वो किसी भी व्यक्ति को वो उस घटना को संबंधित अधिकारियों तक नहीं पहुंचाता है, और इसके पीछे लोग ये समझते हैं कि उन्हें कोई मजबूर नहीं कर रहा है, नंबर 1। दूसरा, आप हर बार जो है पब्लिक को क्या करना चाहिए ये कहना चाह रहे हैं, हमें कह रहे हैं आप ये जानने की कोशिश करिए कि आज जो है क्राइम फ्री भारत पब्लिक के लिए क्या करेगा। अच्छा सर, हाँ सर, ये इस क्वेश्चन का जवाब वो जानना मुझे भी उतना ही अच्छा लगेगा जितना कि हमारे आम जनता को लगेगा जो ये देख रहे हैं। तो सर मैं दूसरे तरीके से प्रश्न को पूछता हूँ। सर, क्राइम फ्री भारत का जो ये उद्देश्य है, ये आने वाले समय में फलीभूत होगा, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य के को अगर मद्देनजर हम कुछ देखते हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही है हमारे आसपास में, हर दिन हर महीने कोई ना कोई घटना घटित हो रही है, क्राइम फ्री भारत का कोई इसमें योगदान हो सकता है क्या? या हम लोग ये कहें दूसरे अर्थों में कि क्राइम फ्री भारत क्या विशेष चीज कर सकता है, क्या विशेष सहूलियत दे सकता है हमें आम नागरिक को, जो हमें वर्तमान में नहीं मिल पा रहा है? आप क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, पहले मैं आपको क्राइम फ्री भारत का स्ट्रक्चर क्या है ये समझाने की कोशिश करते हैं, फिर हम जो है क्राइम फ्री भारत अगले वीक से आपके लिए क्या करने वाला है वो आपको समझाते हैं, और फिर तीसरी बात ये रहेगी कि सरकारों से समन्वय करके और उनको प्रभावित करके और उनके माध्यम से जो अंदर से ब्यूरोक्रेटिक वर्क होना है उसकी मदद कैसे की जाएगी, एंड हाउ टू जो है ना गेट ऑल दोज 5 सर्टेनिटीज फॉर द कॉमन पब्लिक। तो अभी जो थर्ड एलिमेंट है जो कि गवर्नमेंट के ऊपर आश्रित है, अभी उसको थोड़ी देर के लिए अपन किनारे रख देते हैं, ठीक है ना। अभी हमारा फोकस कुछ देर के लिए हम जो है वो लाते हैं कि क्राइम फ्री भारत आज की डेट में पब्लिक की क्या मदद कर सकता है। तो पब्लिक की क्या मदद कर सकता है इसको समझाने के पहले हम अभी क्राइम फ्री भारत का क्या स्वरूप बन गया है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, और क्राइम फ्री भारत की टेक्नोलॉजी और बाकी रिलेटेड क्या क्या चीजें हो गई हैं वो बताना चाहेंगे, और अगले वीक से या एक आध वीक और बाद से हम पब्लिक की क्या मदद कर पाएंगे, जो कि आपका क्वेश्चन है, हम उसको जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हमें बताना चाहते हैं कि जो क्राइम फ्री भारत है, जो 5 सर्टेनिटी दे रहा है, जो 5 रेवेन्यू स्ट्रीम दे रहा है, ये सर्टेनिटी और रेवेन्यू स्ट्रीम तब मिल पाएंगी पब्लिक को जब इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भागीदारी होगी। तो उसको हम सर्टेनिटी के फॉर्म में ना दे पाए, लेकिन कानून में जो प्रावधान किए गए हैं उस कानूनी प्रावधान का उपयोग करते हुए स्टिल जो है ना क्राइम फ्री भारत अगले वीक से कुछ ना कुछ मदद देने की स्थिति में आएगी, और वो क्या आएगी ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप क्या है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि क्राइम फ्री भारत जो है नाउ इट इज ए ऑल इंडिया मिशन, जिसमें कि
सभी राज्यों के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लगभग खड़े होते जा रहे हैं, अधिकांश जगह पर प्रेसिडेंट्स। तो इसकी 4 विंग हैं। एक विंग है एग्जीक्यूटिव विंग, दूसरी विंग है टेक्निकल विंग, तीसरी विंग है लीगल विंग एंड चौथी विंग है मीडिया एंड पब्लिसिटी विंग। इसने 16 भारत के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें कि जॉब एंड सर्विसेज रिच भारत है, जिसके तहत पेटेंट्स भी होंगे, जिसके तहत स्टार्टअप भी होंगे, और संभवतः हमारी जो जनसंख्या है उसकी उस पूरी जनसंख्या को हम जो है जॉब देने के बावजूद भी शायद हमें कुछ हाथ कम पड़ जाएंगे। तो जो वर्तमान जो एम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो काफी हद तक हम रिजॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज इसीलिए जो है ना इसका इतना बड़ा जो है फैलाव रखा गया है, जिससे कि इसका जो 5वां दायित्व है रिहैबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल, उसके तहत जो है ना ये 16 भारत को जो है की कल्पना की गई थी। और इनके माध्यम से हम एक जॉब एंड सर्विसेज रिच भारत पैदा कर पाएंगे, जहां की हर आम व्यक्ति को हर तरीके की सर्विसेज, क्वालिटी सर्विसेज उसको एज ए प्रोडक्ट के फॉर्मेट में मिलेंगी, और जिसमें कि एक पहली बार उसको ना केवल जो है वो सर्विस मिलेगी, बट सर्विस किस अंदाज में मिल रही है, किस ह्यूमिलिटी से मिल रही है, किस सम्मान से मिल रही है, इसको भी गेज किया जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे माने कि कोई स्टार्टअप आपको कोई फैसिलिटी देने के लिए, कुछ सर्विस देने के लिए आपके दरवाजे पे पहुंचता है। एज्यूम करिए कि वो एक क्वालिटी सीट लेके आपके पास पहुंचता है, तो इस बात का भी जो है ना सिस्टम आकलन करेगा कि उसने आपका दरवाजा नॉक किया, आपको विश किया कि नहीं किया, आपको क्वालिटी सर्विस दी कि नहीं दी। ऐसी नुआंसेस को भी कैलकुलेट करके उसको इंडेक्स में कन्वर्ट करके और उसके पेमेंट से उसको लिंक करेगा। तो वो आपको क्वालिटी और रिलायबल सर्विस ना दे, ये उसके लिए संभव ही नहीं है, बिकॉज दैट इज क्वेश्चन ऑफ देयर सर्वाइवल। ऐसे ही आज हम जो खा रहे हैं, अल्टीमेटली जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारी जो सोच है, कहते हैं जैसे खाए अन्न वैसा हो मन। क्योंकि आज हमारा जो अन्न है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, उसमें बहुत ज्यादा केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, और अधिकांश जो ग्रेन है वो आपके लिए हेल्दी ना होकर वो कार्सिनोजेनिक हो रहा है। यही कारण है कि जहां प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है वहां कैंसर की ट्रेन चलने लगी है। नाउ एक समय आ गया है कि हम उसको कैसे भी रिवर्सल करें, उस सिचुएशन को बदलें। यदि हम उस सिचुएशन को बदलेंगे तब हम जो है कुछ करने की स्थिति में आएंगे। एक क्या हुआ, अब इसमें मिल्क रेस, हनी रेस, एक्सीडेंट फ्री भारत, मशीनरी इक्विपमेंट, गजेट रिच भारत, ऐसे ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स जो है लाए गए हैं। अभी हम उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर नहीं जा रहे हैं, अभी हम आपको ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो बन चुका है, इसके अपने जो है फाइनेंस कमेटीज बन गई हैं, टैक्सेशन कमेटीज बन गई हैं, हेल्थ कमेटीज बन गई हैं, जो हर कंपोनेंट पे जो है सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। धीरे धीरे विभिन्न देशों में जो एनआरआईज हैं वो भी जो है क्राइम फ्री भारत से बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। उनके जो है चैप्टर्स जो है तैयार हो गए हैं, जैसे कि एनआरआई जो CFB NRI अमेरिका, CFB NRI कनाडा, CFB NRI UK, CFB NRI आयरलैंड, CFB NRI मलेशिया, इस तरीके CFB NRI ऑस्ट्रेलिया, इतने सारे चैप्टर्स जो है ना ऑलरेडी खुल गए हैं, और बड़ी संख्या में टेक्नोक्रेट्स, बड़ी संख्या में जो NRIs हैं वो क्राइम फ्री भारत से जुड़ रहे हैं। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्राइम फ्री भारत। एक तो हम
इस बारे में जो है आपको बताना चाह रहे थे कि हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्राइम फ्री भारत इज इवॉल्विंग, एंड इसमें हर तरीके के जो है ना ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आर्मी से हैं, नेवी से हैं, एयरफोर्स से हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टेक्नोक्रेट हैं, स्टूडेंट हैं, एकेडमिशियन हैं, सीए हैं, साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स हैं। तो एक देखा जाए तो एक मिनी भारत जो है वो क्राइम फ्री भारत से लगभग जुड़ता जा रहा है। और 54 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि फॉर्मली एमओयू के माध्यम से हमसे जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर हमारे साथ काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने उनका फर्स्ट और सेकंड वर्जन पैदा कर दिया है, सो वी आर गोइंग विद द हायर वर्जन। अभी जो हिमांशु जी ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज अबाउट द हाउ दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज इवॉल्विंग, हाउ द पीपल आर ज्वाइनिंग क्राइम फ्री भारत। अब हम आपके जो नेक्स्ट सवाल पे आ रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत क्या कल से कुछ मदद कर सकता है। तो इसकी जो लीगल कमेटीज हैं जो कि जिला लेवल पे, पहले स्टेट लेवल पे, फिर जिला लेवल पे, फिर ब्लॉक एंड तहसील लेवल पे, और बाद में जो है ना ग्राम पंचायत लेवल तक भी हम उसको इवॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे जो है आम व्यक्ति थाने में रिपोर्ट करता है, वो उसी रिपोर्ट को साइमल्टेनियसली हमारे पोर्टल पे, हमारे ऐप के माध्यम से हमको रिपोर्ट कर सकेगा। सवाल ये उठेगा कि क्या उसको हमको रिपोर्ट करने से उसकी कुछ मदद होगी? तो हमारा कहना है हाँ होगी, क्योंकि हमारे जो लीगल वॉलंटियर्स हैं वो जो है उनकी रिपोर्ट को फिर फॉलो करेगा कंसर्निंग अथॉरिटी के साथ। और यहाँ पे जो बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण चीज है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच सिटीजन अंडर सेक्शन 39 ऑफ सीआरपीसी। तो हम और आप, और चाहे वो क्राइम फ्री भारत का व्यक्ति हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, जिसके संज्ञान में भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी मिलती है, तो उसका ये दायित्व बनता है कि वो उस दायित्व का निर्वहन करते हुए ये जानकारी पुलिस को दे। अब जो है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को भी देखा जाए, रेड विथ सेक्शन 154(1), थाना प्रभारी का ये दायित्व है, क्योंकि जब हमारा दायित्व है कि संज्ञेय अपराध की जानकारी देना हमारी वैधानिक ड्यूटी है, और यदि हम उस ड्यूटी को पूरा नहीं करते हैं तो हमको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और यहां तक कि जो बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस वो भी आम नागरिक पे है, वो हमारे ऊपर है। तो जहां पर कि हमें अपना बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस भी हमको निर्वहन करना है, तो निश्चित तौर पर जो है पुलिस की जिम्मेवारी है कि उसको संज्ञान निकले। तो जैसे ही हमारा पोर्टल और हमारी सर्विसेज चालू होती हैं, तो हम जो कॉग्निजेबल क्राइम की रिपोर्ट है, हम आम पब्लिक से कहेंगे कि वो साइमल्टेनियसली हमारे पोर्टल पे भी रिपोर्ट हो। और हम हमारे जो लीगल विंग है वो बाकायदा अपने सिग्नेचर के साथ इस तरीके से जो है उसको थानेदार के पास भेजेंगे कि 39 सीआरपीसी के तहत जो हमारी वैधानिक जिम्मेवारी है, जो वैधानिक दायित्व है, उस दायित्व के तहत हम इस संज्ञेय अपराध की सूचना आपको भेज रहे हैं। और आपसे निवेदन करते हैं कि आप जो है, जो आपके लिए भी जो है एक वैधानिक दायित्व है अंडर सेक्शन 154(1), जिसके तहत आपको एफआईआर दर्ज करना है, तो कृपया आप उस एफआईआर को दर्ज करें और प्रकरण को इन्वेस्टिगेट करें। अब प्रिज्यूम करिए कि यदि थाना प्रभारी हमारे आग्रह को मान के एफआईआर दर्ज कर लेता है, तो हमने एक मंजिल तो पूरी कर ली, और कम से कम फरियादी की इतनी मदद तो करा दी कि उसकी एफआईआर दर्ज होती। अब हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि थाना प्रभारी ने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो जैसा कानून की मंशा है कि यदि थाना प्रभारी दर्ज ना करे तो एसपी उसमें इंटरवीन कर सकता है, और एसपी को जो पावर है वो बहुत ओरिजिनल पावर है 154(3) में।
इतना ओरिजिनल पावर पुलिस हायरार्की में और किसी के पास नहीं है। बाकी सभी लोग जो है वो इनडायरेक्ट जो है पावर का यूज करते हैं, जिसको कहते हैं सुपरवाइजरी पावर। तो सेक्शन 36 जो है वो पुलिस अधिकारी, राइट अप टू डीजी एवरीबॉडी, वो सुपरवाइजरी जो है पावर का यूज करते हैं अंडर सेक्शन 36 ऑफ सीआरपीसी, और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को वही पावर उपलब्ध हो जाते हैं जो कि एसएचओ को उपलब्ध है। तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास कहलाए? एसएचओ के पास कहलाए। बट पूरी हायरार्की में एक एसपी ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कानूनी तौर पर ओरिजिनल पावर जो है वो एसएचओ से ज्यादा है। तो वो कहता है कि जब किसी भी माध्यम से पोस्ट से भी ये जानकारी एसपी के पास भेजी जा सकती है और एसपी उसका संज्ञान लेके या तो उसे खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता है या अपने किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को वो नॉमिनेट कर सकता है। तो वो जो अधीनस्थ अधिकारी है उसे उस थाना का थाना प्रभारी होने की कदापि आवश्यकता नहीं है। इसलिए 154(3) उसी सांस में एक बात और कहता है कि ऐसा जिस अधिकारी को भी एसपी इन्वेस्टिगेशन देगा उस अधिकारी को थाना प्रभारी के समस्त अधिकार इस प्रकरण के बाबत स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। तो हमारा जो सीएफबी है, जब यदि एसएचओ नहीं करेगा तो हम जो है फिर एसपी को जो है ना प्रेयर करेंगे कि आपको जो है ये कानूनी जिम्मेवारी कानून ने सौंपी है 154(3) में। तो 154(3) read with my responsibility under or CFB responsibility under section 39 CRPC, then we will plead के साहब हमारे संज्ञान में ये कॉग्निजेबल ऑफेंस आया है, जो हमने आपके थानेदार को भेजा था, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी एफआईआर दर्ज नहीं की है। नाउ आई वांट टू हेल्प यू आउट, हम अब एसपी की मदद करना चाहते हैं कि आप इसका संज्ञान लें और 154(3) के तहत अपने किसी अधीनस्थ अनअधीनस्थ अधिकारी को इसकी जांच सौंपें और उसे एसएचओ के समस्त पावर से भी उसको प्रॉपरली अंडर डायरेक्शन जो है, अंडर प्रॉपर ऑर्डर उसको जो है ना आप वो पावर भी दें। तो एसपी के लिए हम ड्राफ्ट ऑर्डर भी देंगे, उसमें वो आपसे अपना जो है ना अधिकारी का नाम भर ले, जिसमें कहा जाएगा कि इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कॉन्फर्ड अंडर सेक्शन 154(3) आई hereby nominate so and so officer who is my subordinate to be investigating officer of this case, and he shall exercise all power of the SHO with respect to this case. अब यदि एसपी जो है हमारे अनुरोध को मान लेता है और 154 के तहत जो उसको विधिक जिम्मेवारी है उसका वो निर्वहन करता है, तो हमारे दो पर्पज यहाँ पे पूरे हो जा रहे हैं। एक पर्पज तो उसकी एफआईआर दर्ज हो जा रही है और दूसरा ये कि एक निष्पक्ष जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसकी जांच भी करेगा, जो एसएचओ से हटके होगा और उसे एसएचओ के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। अब थोड़ी देर के लिए अपन मान लेते हैं कि एसपी भी हमारी बात नहीं मानता है, अपना जो उसे विधिक जिम्मेवारी दी गई है उस विधिक जिम्मेवारी का वो निर्वहन नहीं करता है, जो कि 154(3) में उसको दी गई है और जिसको कई बार जो है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में उसको बार बार जो है ना दोहराया गया है। इसके बावजूद भी यदि उसका वो निर्वहन नहीं करता है तो सीएफबी क्या करेगा? सीएफबी असहाय नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। हमारी टीम जो है विल टेक इट टू द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 190 रेड विद सेक्शन 156(3). तो 156(3) क्या कहता है कि यदि थाना प्रभारी हमारी बात नहीं सुनता है और एसपी भी हमारी बात नहीं सुनता है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट जिसका ज्यूरिडिक्शन है वो आदेश प्रसारित कर सकता है, और ऐसे केस जिसमें कि वो मजिस्ट्रेट आदेश प्रसारित करेगा उसको सुपरवाइज करने का पावर भी मजिस्ट्रेट को स्वतः मिल जाता है। तो बाकी केस में इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट जो है इंटरफियर नहीं कर सकता है, ऐसा बंधन है। लेकिन जहां 156(3) में जो है वो आदेश देगा वहां पर इनडायरेक्टली ही कैन सुपरवाइज इवन इन्वेस्टिगेशन आल्सो। तो हम इस नुएंसेस का भी यूज कर सकते हैं। तो सीएफबी जो है तृतीय चरण में 156(3) को इन्वोक करेगा।
अब यदि एज्यूम करिए कि उसे 156(3) में भी न्याय नहीं मिलता है तो CFB विल गो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजन विच इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 482, जिसमें कि हाई कोर्ट के हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो कि जस्टिस को इम्पार्ट करने के लिए दिए गए हैं, हम उनको जो है ना इन्वोक करने की प्रार्थना करेंगे। और 5वें चरण में फिर हम PIL या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो हम आम जनता को ये बताना चाहते हैं कि CFB जैसे ही उसकी वेबसाइट और ये सब चीज लॉन्च हो जाती है, उसके अगले वीक से हम आम जनता को ये 5 सुविधाएं देने का वादा करते हैं। तो हिमांशु जी, आपको समझ में आया? हमने बहुत सख्त स्वरों में ये बात कही है कि CFB कैसे और कितना लाभ जो है प्रोवाइड करेगा, ये जो है हमने विस्तार से बताया है। अब जो हमने आपको जवाब दिया है उसके बारे में आप जो है ना थोड़ा सा विवेचन करिए कि आपको उसमें कोई दिक्कत महसूस हो रही है क्या? दिक्कत जो क्राइम फ्री भारत है वो जो आपको 5 जो है मदद दे रहा है आज के दिन, जो मतलब जबकि शासन उसे स्वीकार करे या ना करे, फिर भी वो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको ये जो है सहूलियत देने की स्थिति में है। और चूंकि हमसे बड़ी संख्या में वकील जुड़ गए हैं, बड़ी संख्या में टेक्नोलॉजी वो जुड़ गए हैं, तो हमें जो ये मदद देना है हम उस मदद को भी टेक्नोलॉजिकली कोडिफाई कर देंगे। तो जो हमारे लॉयर फ्रेंड्स हैं, जो हमारे लीगल कमेटी के सदस्य हैं, उन्हें सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर करना होगा और बड़ा ज्यादा दिक्कत के वो बड़ी संख्या में अक्रॉस द कंट्री मदद कर पाएंगे। तो मैं फिर से दोहराता हूं, 5 मदद संभव होंगी। नंबर 1, जो आप पुलिस को रिपोर्ट कर रहे हैं उसकी ही एक कॉपी अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट विल कम टू अस एंड वी विल ट्राई टू इन्वोक ऑल द प्रोविजन जो कि हम थाने पे बिना जाए रिपोर्ट के लिए बना रहे हैं, उन सब प्रोविजंस को हम यहाँ पे अवेलेबल करा देंगे। देन हम सेक्शन 39 की दायित्वों के तहत थाना प्रभारी से 154(1) के तहत FIR दर्ज कराने के लिए उसे मजबूर करेंगे और हम उसका पूरा बायोडाटा इकट्ठा करते जाएंगे और बाद में कि साहब इतने केसेस में इसने कार्रवाई नहीं की है तो ही इज एडमिनिस्ट्रेटिवली लायबल। और फिर हम SP के माध्यम से, सुपरवाइजरी माध्यम से अप टू DG के लिए, और जरूरत पड़ा तो जो होम डिपार्टमेंट के और गवर्नमेंट के माध्यम से we will try to bring the transparency and accountability in discharge of their function. यदि जरूरत होगी तो इसके लिए हम PIL भी लगाएंगे। That is one thing we will be doing. Then 154 के 3 के तहत यदि SHO हमारे FIR में मदद नहीं करता है तो हम SP को मदद करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमें SP के लेवल पे न्याय मिले। यदि SP के लेवल पे न्याय नहीं मिलेगा तो हम SP की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए जो कुछ भी संभव है हमारी टीम जो है उसके पीछे लगी रहेगी, जिससे कि आगे चल के SP का व्यवहार भी ज्यादा अकाउंटेबल हो, ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो और विधि सम्मत हो। जो कानून के तहत उसे जिम्मेवारियां दी गई हैं उसका वो निर्वहन करे। अब अपने मान लेते हैं कि SP ने भी मदद नहीं कर पाई है तो हम 156(3) में इस केस को 39 read with 156(3) we will take it to the court and यदि जो है मजिस्ट्रेट से भी हमको मदद नहीं मिली तो हम 482 में we will go to the high court and यदि उसमें भी मदद नहीं मिली तो डिजर्विंग केसेस में we will take it with the PIL, we will take it with the contempt of the court because it is a clear cut violation of ललिता कुमारी versus State of UP। तो अभी मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि क्राइम फ्री भारत कैसे बहुत जल्दी, जहां तक संभव हुआ तो अगले महीने से ही हम जो है आपकी ये 5 मदद करने की स्थिति में आ जाएंगे और हमारा ये कमिटमेंट है कि हम आपकी ये मदद करेंगे। दूसरा जो है इसका जो महत्वपूर्ण पहलू है कि क्या हम इन्वेस्टिगेशन जो है ना FIR तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे या इन्वेस्टिगेशन में भी मदद करेंगे। तो अभी हालांकि हिमांशु जी ने पूछा नहीं है, मैं उनको पूछने का मौका देता हूं तो फिर इसके बाद इसका जवाब दूंगा। तो पहले हिमांशु जी मुझे आप ये बताइए कि जो मैंने आपको जवाब दिया ये आपको, चूंकि आप कानून के विद्यार्थी हैं
और आप कानून के बहुत ही जागरूक और पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं। आप बहुत सारी चीज़ों में जो है ऑलरेडी आपने अपनी जो है स्टूडेंट होते हुए भी एक जो आपकी पकड़ है, जो आपकी मेहनत है, उसको आपने एक दर्जे तक, एक लेवल तक पहुंचाया है। तो मैंने जो आपको जवाब दिया उससे आप अपने आप को कितना संतुष्ट पा रहे हैं, और जो CFB की प्रॉमिस जो है आम नागरिक के लिए है, उसको आप कितना सॉलिड पा रहे हैं, कितना डुएबल पा रहे हैं, या आप जो है इससे हटके कुछ पब्लिक को भी कहना चाहेंगे और आप CFB को भी कुछ कहना चाहेंगे, तो मैं आपको इसका मौका देना चाहता हूँ। मिस्टर हिमांशु। हिमांशु जी, आपका माइक अभी ऑन नहीं है, आप प्लीज स्विच ऑन योर माइक। हिमांशु जी, आपका माइक अभी ऑन नहीं है। मेरे ख्याल से सर कोई तकनीकी दिक्कत मुझे लगता है कि शायद आ रही है, तो या तो मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, या उनका माइक्रोफोन ऑफ है अभी। तो आप माइक्रोफोन ऑन करिए। हिमांशु जी, प्लीज स्विच ऑन योर माइक्रोफोन। और आप लोगों को बताइए कि जो हम 5 राहतें जो है आम पब्लिक को क्राइम फ्री भारत मंच से देने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहाँ तक आप ठीक पा रहे हैं, और यदि उसमें आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो आपको क्या दिक्कत महसूस हो रही है, वो जरूर आप मुझे जो है ना बताइए। हेलो। या हेलो। या हिमांशु, यू आर नाउ ऑडिबल, प्लीज गो अहेड। Okay, okay, sir. So, yes, sir, I'm completely satisfied with the answer, but I have few queries still in my mind, lingering still, even after listening to your explanation. Number one, uh, sir, I mean, this is completely देखा जाए तो जो आपने वर्जन बताया और जो हमारे पास में वर्तमान में जो शक्तियां उपलब्ध हैं, लेकिन सर एक चीज देखिए, आप आज की डेट में अगर मुझे एफआईआर लिखवानी है, मेरे साथ कोई चोरी हुई है, मेरे साथ कोई घटना घटित हुई है, मेरा किसी ने मोबाइल छीन लिया है, तो मैं उस घटना को आज मैं कैसे थाने पे दर्ज करा पाऊं ताकि वो लूट में आए, वो ना कि गुमशुदगी में आए। आप जैसे मेरी बात समझिए सर, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी एक एक कॉपी है। अब ये कॉपी आज मेरी किसी ने रास्ते चलते छिना लिया है। अब ये कॉपी मेरी छिन गई है, तो ये अपने आप में ही ना ये थेफ्ट है, ये लूट में आएगा। लेकिन वर्तमान में अगर हम थाने में लिखवाएं तो ये कह देंगे कि खो गई, आपसे गुम हो गई। जब एप्लीकेशन हमसे तहरीर लिखवाएंगे तो वो हमसे कहते लिख दो खो गई है या गिर गई है या मुझे पता नहीं कहीं गायब हो गई। वो ये नहीं लिखवाएंगे कि किसी ने आगे स्नैचिंग की है, अदरवाइज वो मैटर काफी सीरियस हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। आप इस चीज में कैसे मदद करेंगे? आपका सीएफबी आज की डेट में हमें कैसे मदद देगा? चलिए चलिए, मैं इसका एक जो है उदाहरण दे के कहता हूँ। हमारे 1 सप्ताह पहले की बात है, हमारे क्राइम फ्री भारत का एक टेक्निकल जो है ना विंग को, जो काफी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और जो बच्चों को इंटर्नशिप भी दे रहे हैं और हमारे बहुत सारे टेक्निकल सॉल्यूशन को स्पीयर हेड करने में भी काफी मदद कर रहे हैं, जब वो वापस घर पे लौट रहे थे तो उनका मोबाइल जो है ना चाकू की नोक पे उनसे छुड़ा लिया गया। और अब वो चूंकि उनका फोन छुड़ा लिया था, उनके दोनों मोबाइल नंबर उसी में थे। फिर उन्होंने किसी नंबर से मुझसे बात की, तो मैंने कहा, अरे सुमित, तो ये तो नया नंबर है। तो फिर उन्होंने पूरी कहानी बताई कि सर उनका तो मोबाइल फोन जो है ना चाकू के दम पे छुड़ा लिया है, और वो थाने गए थे तो थाने वालों ने कहा कि साहब आप IMI नंबर लाइए तो फिर हम आपकी थोड़ी बहुत मदद करेंगे। तो मैंने कहा कि IMI नंबर की क्या जरूरत है, हम CDR से IMI नंबर निकाल लेंगे। और हमने कहा एज ए DG रेलवे मेरा ये निर्देश था कि कोई भी यात्री से IMI नंबर नहीं मांगेगा। जब मैथिली शरण गुप्त को खुद अपना IMI नंबर नहीं मालूम है, तो मैं आम यात्री से क्यों अपेक्षा करूं कि उसे IMI नंबर मालूम हो। मैं तो अपने अपने आप को जो है ना उसमें देख के मैं ये बात करता था। सो खैर एनीवे, तो मैंने उसको कहा कि तुमने जो पूरी बात मुझे बताई है कि 6-7 लोग थे और इस तरीके से चाकू पर उन्होंने आपसे सामान उसको छुड़ाया है, और
तो ये तो डकैती हुई, क्योंकि 5 से ज्यादा लोग हो गए हैं और उन्होंने आपको बलपूर्वक चाकू की नोक से छुड़ाया है, तो इससे डकैती के नीचे का तो ऑफेंस बनता नहीं है। तो तुम एक पूरा आवेदन पत्र ठीक ढंग से लिखो और उसमें इस बात को लिखो कि आपके साथ डकैती करते हुए आपका मोबाइल आपसे छुड़ाया गया है। अब ये जो हमारे सुमित कुमार जी जो है वहां पहुंचते हैं थाने में जो है थाना प्रभारी से मेरी बात कराते हैं। संयोग से वहां एसीपी साहब भी मौजूद थे, तो एसीपी साहब से भी हमारी बात कराई उन्होंने, और थाना प्रभारी भी और एसीपी साहब दोनों ही बहुत अच्छे अधिकारी थे। उन्होंने जो है मेरी बात को उसको संज्ञान ध्यान देते हुए उसमें लूट का मुकदमा कायम हुआ। तो मैंने कहा कि भाई जब वो कह रहा है कि 5 से ज्यादा लोग थे और उन्होंने चाकू के दम पे छुड़ाया है, तो आपने लूट क्यों कायम किया है? बोले सर वो तो संख्या का सवाल है, यदि 5 से ज्यादा मुलजिम मिल जाएंगे तो हम उसमें डकैती में कन्वर्ट कर देंगे। क्या हमने चलो ठीक है, इतना तो चलेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 392 का जुर्म कायम किया गया, तो डकैती का चाहे कायम ना हो लेकिन लूट का मुकदमा कायम किया गया, और उन्होंने जो फरियादी का जो कंटेंट है उसका वो दिया। और फिर मैं आपको बता दूं, हमने जो है और सुमित ने मिलके जो है ना पुलिस को पूरा नोट कराया कि क्या क्या करना है, और सुमित का मोबाइल बरामद हो गया है, अपराधी पकड़े गए हैं, अपराधी जेल पहुंच गए हैं, और उसका मोबाइल जो है ना आज नहीं तो कल मिल जाएगा, क्योंकि आज शायद कोर्ट का डे नहीं है, तो कल उसको उसका मोबाइल भी वापस मिल जाएगा। तो आपको अभी ये काम हमने किया फोन पे बात करके, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने अपने सभी साथियों पे प्रतिबंध लगाया है कि इंडिविजुअल केस में वो किसी अधिकारी से नहीं मिलेंगे। हमारी स्टेशनरी मिलेगी, हमारा कंटेंट जाएगा उसके पास, डिजिटली भी जाएगा और ऑन पेपर भी जाएगा। तो हम जो है, चूंकि हमारी 39 में ये जिम्मेवारी है कि वो संज्ञेय अपराध है, तो उस संज्ञेय अपराध को एज ए नागरिक में पहुंचाऊं। तो चूंकि नागरिक ने हमारे संज्ञान में ला दिया है कि संज्ञेय अपराध हुआ है, अब हमारा दायित्व कानूनी दायित्व बन जाता है, और यदि हम इस दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं तो पुलिस हमें प्रोसिक्यूट भी कर सकती है, और हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि हम इनोसेंस हैं। तो अब हमारी जो टीम है उसके ऊपर जो आवेदन लिखेगी वो ऐसा नहीं लिखेगी श्रीमान जी इनमें एफआईआर दर्ज करके, नो, आपके अधिकार क्षेत्र में इस तरीके का अपराध घटित हुआ है जो संज्ञेय है, धारा 39C के तहत यह मेरा कानूनी दायित्व है कि मैं यह आपकी संज्ञान में लाऊं, और आपसे निवेदन करूं कि 154(1) में आपका भी कानूनी दायित्व है कि आप एफआईआर दर्ज करें। तो हम आपसे आपके कानूनी दायित्व के निर्वहन के लिए निवेदन करता हूं। अब बात समझ में आई आपको? ये सर, तो कहां आप हम कहां नहीं, हमारी विंग जो है ना चारों तरफ स्प्रेड है। हमारी विंग जो है वो हर थाने लेवल पे जो है ना ये चीज पहुंचाएगी, और वो खुद नहीं जाएगी, क्योंकि हमने अपने सीएफबी में ये प्रतिबंध लगाया हुआ है कि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल केस में किसी से मिलने नहीं जाएगा। हमारी स्टेशनरी मिलेगी, हमारी कानूनी पकड़ मिलेगी, और हम धीरे से बाध्य कर पाएंगे, लेकिन हम धीरे धीरे उसे बाध्य कर पाएंगे। ऐसा कौन सा थानेदार है यदि वो 1000 केसेस में एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है और हम डॉक्यूमेंटेशन लेके एसपी के पास जाएंगे और डॉक्यूमेंटेशन लेके जो है ना डीजी के पास जाएंगे और डॉक्यूमेंटेशन लेके होम के पास जाएंगे और सरकार के पास जाएंगे? कौन सी सरकार है जो अपने थानेदार को कितने समय तक बचा पाएगी? चूंकि अभी फरियादी लड़ता है इसलिए वो कमजोर है। जब सिस्टम लड़ेगा, जब सीएफबी लड़ेगा तो वो बहुत पावरफुल होगा। उसके सामने जो है बहुत ज्यादा समय तक ना तो एसएचओ अपने दायित्व का निर्वहन से इनकार कर पाएंगे, ना ही एसपी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार कर पाएंगे, और ना ही कोर्ट अपने कर्तव्य के निर्वहन से इनकार कर पाएगी। 156(3) में ये कोर्ट का दायित्व है। वी आर जस्ट हेल्पिंग आउट एज ए आवर ड्यूटी टू हेल्प आउट द कोर्ट टू डू देयर ड्यूटी। अब ये बताइए कितने केसेस में जो है ना वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं करेंगे, और जब हम उनका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, जब हम उसका फॉलो अप करेंगे, तो ये बताओ यदि थानेदार ने ऐसा 1000 केसेस में किया और वो 1000 केसेस का डॉक्यूमेंटेशन करके यदि हम डी के लिए जो है आग्रह करेंगे, यदि विधानसभा में इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या जवाब देगी सरकार? सरकार को आगे चल के एक्शन लेना ही पड़ेगा।
चूंकि कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, फरियादी कमजोर है, इसलिए कानूनी दायित्व का निर्वहन नहीं हो रहा है ट्रांसपेरेंसी के साथ। जब क्राइम फ्री भारत का फोर्स खड़ा होगा तो उसकी स्टेशनरी के आते ही लोगों को करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि उनकी क्षमता नहीं होगी कि वो बहुत सारे समय तक अपने विधिक दायित्वों का निर्वहन ना करें। आप एक कानून के बच्चे हैं, आप बताइए, आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए थानेदार मानिए, थोड़ी देर के लिए अपने आप को एसपी मानिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि कितने केसेस में आप जो है ना अपने कानूनी दायित्व के निर्वहन करने से बच सकेंगे। और आप ये समझ रहे हैं कि हम आपको कानूनी दायित्व के निर्वहन के लिए बाध्य करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल हैं, जो 154(3) है, 156(3) है, 482 है, कॉन्टेम्प्ट पिटीशन है, PIL है। फिर हमारे पास जो है ना विधानसभा में क्वेश्चन पूछना होगा। जब हम आंकड़ों के साथ हर चीज देंगे, क्या जवाब देगी सरकार? क्या जवाब देंगे SP? क्या जवाब देंगे DG? क्या जवाब देगा होम डिपार्टमेंट? चूंकि उन दायित्वों के साथ अभी आप एक पार्टी जाते हैं, अब आप इसमें पार्टी नहीं है, आप एक आम नागरिक के तहत जा रहे हैं और अपने कानून का निर्वहन कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे आप बताइए मुझे? क्या थाना प्रभारी हमारी FIR दर्ज नहीं करेगा? कब तक नहीं करेगा? कितने केसेस में नहीं करेगा? मैं चैलेंज करता हूं, इनमें से सभी पदों पर व्यक्ति बहुत ज्यादा समय तक अपने कानूनी दायित्वों के निर्वहन से नहीं बच सकेंगे। आज चूंकि फरियादी है, वो एक कमजोर हैसियत से जाता है, हाथ जोड़ के कहता है, जैसा आपने कहा है कि चाकू से जो है ना मोबाइल छुड़ा गया है और फिर वो आपसे गुमशुदगी की FIR ना आवेदन ले लेता है और आपको गुमशुदगी की रसीद दे देता है और आप मन महसूस के गुमशुदगी का जो है ना केस करके जाते हैं, जबकि छुड़ाने वाले जो है उसी के बगल के सिलम एरिया के एकदम क्रिमिनल एलिमेंट होते हैं और वो सुबह से शाम तक एक के नहीं 2500 लोगों के साथ वही वारदात करते हैं। उनमें से बहुत सारे क्रिमिनल्स किसी के जो है ना पार्टी के जुलूस में जाते हैं, किसी के पार्टी के प्रभु बन जाते हैं, एक बैनर भी लगा लेते हैं, कोई गमछा पहन लेता है, तो कई बार जो है पुलिस उनके विरुद्ध कार्रवाई करने से भी डरती है। लेकिन जब क्राइम फ्री भारत जैसी संस्था सभी दस्तावेजों के साथ और कानूनी दायित्वों के साथ जाएगा तो बहुत ज्यादा समय तक कोई भी जो है ना उसे नजरअंदाज करे। ये संभव है क्या? मैं हिमांशु जी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सर अगर ऐसा हर जगह हो जाए, जैसे सुमित जी एक थे, काश हर गली में ऐसे सुमित जी आ जाएं और नहीं, ऐसे देखिए सुमित जी को किसने मदद की? मैथिली शरण गुप्त ने, क्राइम फ्री भारत, राइट? क्राइम फ्री भारत ने। ना, अब सुमित जी के लिए मैथिली गुप्त जो है ना एक DG थे, उसने बताया कि मैं क्राइम फ्री भारत का जो है ना ज्वाइंट सेक्रेटरी हूं। उसने बताया कि साहब मैं मैथिली गुप्त के जो है ना के साथ मिलकर काम कर रहा हूं, ठीक है ना। नाउ हमारा जो ऐप है और हमारा जो पोर्टल है, जैसे ही वो लॉन्च होगा, हम आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल बी लॉन्च विद इन ए वीक और सो, तो हम थोड़ा सा मार्जिन लेके कह रहे हैं अगले सप्ताह, अगले महीने से हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। हमने इसके लिए स्टेशनरी से लेकर हर चीज डिजाइन कर ली है और मैं निवेदन भी करता हूं और चुनौती भी देता हूं। मैं देखना चाहूंगा कि किसमें इतनी शक्ति है कि वो अपने कानूनी दायित्वों के निर्वहन से CFB के कहने के बावजूद भी बच जाएगा, तो मैं उसको शाबाशी दूंगा। सर ये कोई बहुत पीछे अच्छी है, नहीं ये तो पड़ता है, कोई पीछे नहीं पड़ता है, इसीलिए ये दादागिरी करते हैं। सर ये सच बताएं, मैं सर इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रफुल्लित हूँ जो आपने घटना बताई और फिर उसका निस्तारण भी बताया। हमको लगा सर आप घटना बता के शांत हो जाएंगे आपने निस्तारण बता दिया, उसका रिजल्ट बता दिया और जो अरे कुछ वो अपराधी पकड़ गए हैं, मोबाइल बरामद हो गया है, उसको मोबाइल मिल गया होता, लेकिन शायद आज कोर्ट का डे नहीं है तो उसको ट्यूसडे को बुलाया गया है, कल उसको मोबाइल भी मिल जाएगा। और हाँ अपराधी सर लूट ये के अपराध में बंद हो गए हैं। उसने कहा कि साहब वो 2 अपराधी ही थे, 2 को गिरफ्तार किया गया उसमें, वो 5-6 लोग तो सब जो ना बगल वाले थे वैसे ही खड़े होगा टाइप का उसने कुछ कह दिया। चलो एनीवे, चूंकि हम भी उसमें 392 और 395 में हमको ज्यादा कोई रुचि नहीं थी, ठीक है ना। तो हाँ हाँ लेकिन मुद्दा ये है कि लूट का मुकदमा कायम हुआ। मुद्दा ये है कि अपराधी गिरफ्तार हुए, उन अपराधियों को गिरफ्तार कराने में हमने उनकी मदद की विवेचना में, हमने उसमें रूट मैप मेजर किया, हमने जो है ना वो CCTV आइडेंटिफाई किए, हमने वहां पे कौन अपराधी हैं उनको आइडेंटिफाई किया, वो जो है ना हाँ। कहीं पे बेचने गया था उसको आइडेंटिफाई किया और फाइनली वो अपराधी गिरफ्तार हुए और
माल मशरूका बरामद भी हो गई है और कल उसको मिल भी जाएगी। तो ये बड़ी अच्छी जो है आई थिंक सफलता है। और ये तो हो गया है पॉजिटिव पार्ट। और सर इसमें जो है हम हेलो, जो है हमने थाना प्रभारी को खुद फोन आई लगा एम के सो तो सो साधुवाद सो दिया है, और सर। हमने एसीपी साहब को भी साधुवाद दिया है। लेकिन अब आप 1 मिनट के लिए अपन ये माने कि पूरी व्यवस्था सर ही नॉन कोऑपरेटिव है। 1 मिनट के लिए अपन सर ये मान लें कि सर पूरी सर पूरी व्यवस्था नॉन कोऑपरेटिव है। एक थोड़ी देर के लिए अपन ये मान लेते हैं। सर तो सर एक एक छोटा सा, हेलो, आप सुन पा रहे हैं हाँ, सर? प्लीज प्लीज सर प्लीज। एक्चुअली एक्चुअली आज दिन भर बाहर था, वो मेरा 90% कोटा भी मैसेज आया, इंटरनेट भी खत्म हो गया है। आई हैव जस्ट 8% कोटा रिमेन। तो जब तक चल रहा है तो चलता रहेगा। द मोमेंट इट एंड्स, आप समझ लीजिएगा कि आई एम डन विद माय इंटरनेट कोटा, बिकॉज हमारे ओके। तो मुझे लगता है कि हिमांशु जी का इंटरनेट कोटा खत्म हो गया है, और मुझे लगता है कि शायद उनका प्रश्नों का कोटा भी शायद खत्म हो गया था। क्योंकि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज थाना प्रभारी आपसे इसलिए दादागिरी कर रहा है क्योंकि थाना प्रभारी हेलो से आप एक विक्टिम के बतौर मिल रहे हैं। जब सीएफबी जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो एक 39 के तहत अपने कानूनी दायित्व के निर्वहन के लिए मिलेंगे, तो उसको नजरअंदाज करना किसी के लिए संभव नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। और फिर हमने आपको पूरी प्रोसेस बताई है कि यदि 154(1) से काम नहीं चलेगा तो हम 154(3) को इन्वोक करेंगे। वो भी हम एसपी की मदद कर रहे हैं, वो एसपी हमारी मदद नहीं कर रहा है, हम एसपी की मदद कर रहे हैं। देन यदि उसमें भी उसको जो है कोई प्रॉब्लम आती है तो हम 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। यदि वहां भी प्रॉब्लम आती है तो 482 में हम हाई कोर्ट जाएंगे। यदि उसमें भी प्रॉब्लम आती है तो हम कॉन्टेम्प्ट और पीआईएल में जो है ना सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हम जो है ना विधानसभा हर से इंडिविजुअल लेवल पे जो है ना आवेदन देंगे, राइट फ्रॉम एसपी टू डीजी टू होम एंड टू द होम मिनिस्टर एंड टू द चीफ मिनिस्टर, और विधानसभा में प्रश्न भी कराएंगे। यदि इतने डॉक्यूमेंट के साथ प्रश्न किए जाएंगे तो शासन को, पुलिस को पूरी जिम्मेवारी के साथ सही जवाब देना ही पड़ेगा। और चूंकि इसका लिए कोई जवाब हो नहीं सकता है, तो सबसे सरल तरीका होगा कि अपने कानूनी दायित्वों का निर्वहन किया जाए। तो इसमें कुछ कुछ रिमार्क्स आ रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। दिस इज द रिमार्क that is integration of the technology and accountability is required, so we have explained how it will be implemented. Then कहा है, sir I am always support you, thank you। इसमें कहा गया है देश की जनता, ग्रेट सर, सो देश की जनता को हमारा नमस्कार। एंड देन जो है राम गोपाल जी कह रहे हैं सम थैंक्स एटसेट्रा व्हाटएवर। सो अभी मुझे लगता है कि हिमांशु जी का बैटरी का कोटा खत्म हो गया होगा, तो मैं जो है नहीं आगे हिमांशु जी मैं उनको जोड़ता हूँ। तो हिमांशु सर, जी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अब अपना जो है रिस्पॉन्स दे दीजिए कि थाना प्रभारी हमारी एफआईआर लिखेगा कि नहीं लिखेगा, और एसपी हमारी एफआईआर में 154(3) के तहत कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा। और यदि इनमें से हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सभी लोग जो है ना सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो क्या ना सुनने की क्षमता इनका साथ देगी? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये इन जनरल जितने भी हमारे मैटर्स हैं, मतलब ना सुनने की क्षमता इनका साथ नहीं देगी, ये नहीं होगा। बात बाकी जो आपने पहले बोला वो जरूर होगा। क्योंकि आप जो जो आपने इनिशिएटिव लिया है, जो आप अगले हफ्ते लॉन्च करने जा रहे हो, सर, ये सच में नीड ऑफ द आवर है। एक्चुअली में नीड ऑफ द आवर है। हमारे यहाँ पे हम लोग जैसे लीगल एड का हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं, तो अगर किसी को कोई कानूनी सहायता चाहिए तो वो हमको पूछ सकता है। हम उसे उपयुक्त व्यक्तियों से जोड़ सकते हैं, उपयुक्त व्यक्तियों के पास में पहुंचा सकते हैं, जिसके चलते उसको उसकी कानूनी सहायता उसको मिल जाएगी।
कानूनी सहायता से ज्यादा बढ़कर जो सहायता लोग चाहते हैं वो ये है कि उनकी समस्याओं का, उनके जो साथ घटित हुई घटना है उसको सुन लिया जाए। सुनने मात्र का उनका एक लालच रहता है, लोभ रहता है, जिसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर ऐसा जारी नहीं है। सिर्फ सीआरपीसी के कुछ प्रावधान जारी हैं, 154 फलाना है, 154 ढिकाना, 156, लेकिन वास्तविकता में ये हेल्पलाइन नंबर काम नहीं करती हैं। बहुत ही रेयर केसेस में काम करती हैं, और वो जो अमीर हो तो लेकिन करती हैं। आप तो हमसे जुड़े रहे हैं, आप तो समझ रहे हैं कि ये सब मिलेगा। बिल्कुल सर, जिस तरीके की विचारधारा आपने सर अभी बताई है सबके सामने, हमारे दर्शकों को आपने परिचय कराया है इस विचारधारा से, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इससे असहमति अपनी जाहिर कर सके। क्यों? क्योंकि कारण इसका पीछे ये है कि बिल्कुल निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। रामचंद्र जी उनको ही भाते हैं जो निर्मल मन से काम करते हैं। और क्राइम फ्री भारत का ये जो निर्मल प्रोग्राम आप करने जा रहे हो, जो लोगों को रीच आउट करने के लिए और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए और अपने डोजियर के साथ में उनको इन्फोर्स कराने के लिए, ना कि सबको व्यक्तिगत कॉल कर करके, ये सच में एक विशेष स्थान देता है श्री चरणों में, प्रभु के श्री चरणों में। आपको मिलता है वो स्थान, आपकी टीम को मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ में जुड़ के। मैं तो हमेशा से ही धन्य हूँ। और आज भी अभी जो अभी आपने नई अभी अभी मैं अपनी तरफ से कुछ और आपको बताना चाहूंगा। अभी तक अच्छा हमने सर। जो कवायद की वो तो ये बताया कि साहब आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अब हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी पीछे से बहुत सारा काम कर रही है। तो जैसा हमने वो थाना प्रभारी महोदय को बताया था ना कि लिटरली आई आस्क्ड हिम टू जॉट डाउन कि उन्हें क्या करना है, और हमने जो है ना अपनी टीम के माध्यम से उनसे वो सब कराया, और जिसके कारण हमने अपराधी और माल भी बरामद करा पाया। ठीक है ना। उसके लिए थाना प्रभारी भी और एसीपी जो हमारे अतुल खरे जी है वो भी साधुवाद के और उसके पात्र हैं। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद भी देता हूं, उनकी बहुत जोर से प्रशंसा करता हूं, क्योंकि यदि उनका साथ नहीं मिलता तो शायद हमारा काम बहुत मुश्किल होता। लेकिन हमें फिर ये फालतू की कवायद नहीं करना पड़ी, हमें 154(3) की कवायद नहीं करना पड़ी, 156 की कवायद नहीं करना पड़ी, अन्यथा हमें वो सब चीजें इन्वोक करना पड़ती। और हम तो यहाँ तक भी वो है कि यदि मान लो सभी लोग जो है ना अपने कान बंद कर लेंगे तो हम 154(3) में जाएंगे, उसमें विधानसभा में क्वेश्चन पूछेंगे जो पूरे डॉजियर के साथ, पूरे उसके साथ, क्या जवाब होगा? उसका कोई जवाब नहीं होगा। अब हम यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं, हम जो है पुलिस की मदद करने के लिए पूरी तरह से आतुर हैं, क्योंकि हमें सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन पे भी काम करना है। तो चूंकि हमारी टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत सारे अनुमान लगाने की स्थिति में है, तो हम उस अनुमानों को एक इन्वेस्टिगेशन लीड के बतौर राइटिंग में थाना प्रभारी को, उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर को, एसपी को भेजेंगे। यदि जो है ना इसमें वो नहीं किया तो फिर उन्होंने क्यों नहीं किया, हम इसके पीछे भी पीछे पड़ेंगे। जरूरत होगा तो विधानसभा में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि क्या ये लीड दी गई और इसका पालन क्यों नहीं हुआ। तो हम जो है न केवल एफआईआर दर्ज कराने में मदद करेंगे, बल्कि हम अच्छे ढंग से इन्वेस्टिगेशन कराने में मदद करेंगे, पुलिस को डीबर्डन और डिस्ट्रेस करने में मदद करेंगे, और हमारे जो ढेर सारे वॉलंटियर्स होंगे उन वॉलंटियर्स के माध्यम से हम अकाट साक्ष्य भी देंगे। तो जो हम इन्वेस्टिगेशन पुलिस के माध्यम से करा रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो सब काम पब्लिक से भी सीधे कराएंगे, और जो पब्लिक से काम कराया जाएगा उसे हम फिर पुलिस को परोसेंगे, और जरूरत पड़ा तो कोर्ट को भी परोसेंगे, जिससे कि हमारे जो साक्ष्यों का दर्जा है वो हायर होगा, और हमारे जो कहना चाहिए जो साक्ष्य हैं उनकी ग्राह्यता कोर्ट में काफी ज्यादा होगी, और कोर्ट में जो है हम जो है ना केवल केसेस को डिटेक्ट कर पाएंगे बल्कि हम सजा दिला पाएंगे। मैं अभी चेक करूंगा कि इस पर्टिकुलर चाकू वाले केस में, जिसमें कि उसका मोबाइल छुड़ा गया चाकू के नॉक पर, उसमें वो सीसीटीवी वगैरह के फुटेज स्टीनर से जो है ना केसदारी कैसा बन गए कि नहीं बन गए हैं। अदरवाइज आई विल बी आफ्टर दैट के नॉट ओनली दैट अरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ द मोबाइल, बट all evidence should come properly and then there should be conviction in court of law। तो हम इसको certainty of conviction तक बाहर से खड़े होकर मदद करेंगे।
हम अपने एनआरआई जो बहुत सारी दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, हम उनको भी मदद करेंगे। उनके पास जो टेक्नोलॉजी का पावर है, हमारे पास विजन हमें मालूम है, रास्ता मालूम है, हमें कोड लिखने वाले चाहिए, कुछ लोग कोड लिखने वाले ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, कुछ और जुड़ जाएंगे, तो हम वो सब रास्ते जो है ना ऑलरेडी, जो कि हमारे विजन में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, हम उसको हकीकत में कन्वर्ट करेंगे। मैं आज इस मंच से अपने किसान भाइयों को भी जो है कहना चाहूंगा कि जो स्वामीनाथन जो है ना कमेटी ने लिखा हुआ है, मैंने उसको पढ़ा है, थोड़ा सा विलंब से पढ़ा है, मैं क्षमा चाहता हूं। स्वामीनाथन कमेटी में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, और उनमें उन्होंने वही बातें लिखी हैं जो हमारी सोच का हिस्सा है। तो मैं स्वामीनाथन कमेटी को बाहर से सीएफबी इंप्लीमेंट करेगा, और हम जो है जो एग्रीकल्चर सर्विसेज की बात कर रहे हैं, हम वो जो है सर्विसेज बाहर से जो है ना आम किसानों तक पहुंचाएंगे। हम जो है किसानों के हितैषी भी बनेंगे, किसानों का प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे। हम किसानों की जो है जो कल्टीवेशन कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, दैट वी विल ब्रिंग डाउन एंड वी विल इंक्रीज द मार्जिन। वी आल्सो अश्योर कि हम अपने किसानों को बहुत अच्छी प्राइसेस भी दिलाएंगे, और हम किसानों को से वो प्रोडक्ट क्रिएट कराने में सफल होंगे कि किसानों को उनके प्रोडक्ट के लिए निस वैल्यू मिलेगी। तो आप ये बताइए, संजीवनी हिमालय में ही पैदा हो सकती है, बिकॉज उसको उस तरीके की जो है जलवायु चाहिए। तो ऐसी ढेर सारी औषधियां हैं जो पर्टिकुलर वातावरण में पैदा होंगी, वहां पे वो औषधियां पैदा होंगी, और उस जगह की वो औषधि है, इसको निस प्रॉफिट के साथ इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में जो है ना सप्लाई कराने में सीएफबी आम किसानों की मदद करेगा। तो जिसको वो सपोर्ट प्राइस की बात कर रहा है, वो सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी उसको, सपोर्ट प्राइस से डबल प्राइस मिलेगी उसको, और उसको 10 गुना प्राइस मिलेगी। आप ये बताइए, यदि जो है केसर है, और कश्मीर की शुद्ध केसर जो है मिल रही हो, तो क्या इंटरनेशनल मार्केट में वो 10 गुना प्राइस नहीं मिलेगी? मिलेगी। आपको क्वालिटी भी एश्योर करना पड़ेगी, और आपको जो है वो सबको सर्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हमारे बहुत सारे किसान भाई सब देवदूत नहीं हैं, वो भी बहुत सारी घटिया चीजों में जुड़े हुए हैं। वो अपने गाय भैंसों को जो है ना हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो जो है अनियंत्रित जो है जबरदस्ती पानी डाल रहे हैं, जिससे कि जो है ना उसमें साल्ट हो रहा है मिट्टी में, वो बहुत सारा जो है फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, वो भी ढेर सारे नेगेटिव काम कर रहे हैं। तो आगे चल के सीएम भी हमारे किसान भाइयों को भी गलत तो नहीं करने देगा। तो जो कुछ भी है सबको सही करना होगा, और उसको सपोर्ट प्राइस की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, उसको हमेशा अपने प्रोसीड के लिए सपोर्ट प्राइस से ज्यादा ही रेट पे मार्केट प्राइस मिलेगी। और हम तो ये कह रहे हैं कि कानून में छोटा सा प्रावधान कर दिया जाए कि सपोर्ट प्राइस से नीचे बेचा ही खरीदा ही नहीं जा सकता है, इट विल बी ए क्राइम। हो गया, डन। इतने आसानी से वो समस्या सॉल्व की जा सकती है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो है वो ट्रस्ट डिफिसिट की है। लोगों को लग रहा है कि सरकार जो कुछ भी कर रही है वो कारपोरेट के दबाव में कर रही है। तो हमें जो है सरकार को इस मूल मुद्दे पे काम करना चाहिए कि जो संशय किसानों के दिमाग में है, उनको आप लीगल सर्टेनिटी में कन्वर्ट कर दीजिए, जिससे लोग आपकी नीयत पे संदेह नहीं करेंगे। आप शब्दों से बातें क्यों करना चाह रहे हैं, आप कानून से वो बात कह दीजिए। हम जो है मिट्टी के हर जगह के हर पीस ऑफ लैंड का जो है ना सैंपल होगा, हर जगह के माइक्रोन्यूट्रिएंट की जानकारी होगी, हम हर जगह पे किस क्या चीज चाहिए, ऐसी ही जो है ना फर्टिलाइजर वहां के लिए, वो भी हर्बल फर्टिलाइजर क्रिएट करके हम अपने स्टार्टअप के माध्यम से वहां भेजेंगे। तो मैं किसान भाइयों को, अपने इंडस्ट्रियल भाइयों को, और आम जो है ना व्यापारियों को, सभी को जो है आश्वस्त करता हूं कि हम जो है क्राइम फ्री भारत मिशन जो है न केवल अपराध मुक्त भारत मुहैया कराएगा, बल्कि एक हेल्दी वेल्दी भारत जो है ना प्रोवाइड करेगा, और आपकी पर कैपिटा इनकम मिनिमम 3 गुना बढ़ेगी, और जीडीपी 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ सकेगी। ऐसी जो है ना हम जो है ना कल्पना करते हैं। यदि हमें जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का
और यदि माननीय गृह मंत्री जी का सपोर्ट मिलता है तो ये काम हम बहुत आसानी से 6 महीने से 1 साल के अंदर भी करके दिखा देंगे। यदि नहीं भी मिलता है तो भी क्राइम फ्री भारत पीछे नहीं हटेगा। हम बाहर से भी वो सब करने की कोशिश करेंगे और करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ये कटिबद्धता है क्राइम फ्री भारत की। और आप मेरी आवाज में एक जोश पा रहे होंगे, मेरी आवाज में एक कॉन्फिडेंस पा रहे होंगे, क्योंकि मैं इतने सारे लोग हमसे जुड़ गए हैं, उनके हम विचारों को सुन रहे हैं, हम उनके विचारों से अभिभूत हैं और मुझे विश्वास है कि क्राइम फ्री भारत के दृढ़ता से बढ़ते हुए कदम जो है निश्चित तौर पर भारत के हर नागरिक के लिए जो है एक अच्छे भारत के निर्माण करने में जो है ना मदद करेंगे। और उसको जो है ना वो वैदिक गरिमा भी मिलेगी, उसको जो है हेल्थ भी मिलेगी, वो जो है इलाज की तरफ नहीं जाएगा, वो हेल्दी लिविंग की तरफ जाएगा। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हमको जुड़ गए हैं, वो इस बात के लिए सहमत हैं कि best from allopathy would be taken out and it will be integrated for the with the living। तो हम हेल्दी लिविंग के तरफ जाएंगे। जैसे एक्सीडेंट में हम जो है ट्रिपल का यूज करते हुए रोड इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट एंड एजुकेशन का करते हुए जैसे हम एक्सीडेंट नहीं होने देना चाहते हैं और एक्सीडेंट नहीं होंगे, क्योंकि वी आर सेइंग एक्सीडेंट फ्री भारत इज पॉसिबल। तो वो सब किसी सेशन में हम एक्सीडेंट फ्री भारत के ऊपर भी चर्चा करेंगे। इट इज 4-fold स्ट्रेटेजी जो कि डुएबल है। और हमारे 1,60,000 से ज्यादा लोग जो है एक्सीडेंट में जो है ना मर रहे हैं, 7-8 लाख लोग जो है ना वो अदरवाइज जो है घायल भी हो रहे हैं। बहुत सारे जो कि रोटी कमाने वाले हैं वो जो है हैंडीकैप हो जा रहे हैं और वो जो है ना खुद डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। हम इस मानसिक वेदना से उन लोगों को बचा पाएंगे। तो जैसा हम एक्सीडेंट फ्री की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से हम इसमें ये कह रहे हैं कि पहले तो जो है हम आपको बीमार नहीं होने देंगे और बीमार होने पर आपको बहुत सस्ते और टिकाई इलाज से आपको बचा ले जाएंगे। तो क्राइम फ्री भारत जो है अकेला, वो क्राइम फ्री भारत तो जो है ना उसका अम्ब्रेला है, बट इट इज लुकिंग इनटू ईच एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है जो क्राइम फ्री भारत ने टच नहीं किया है। तो इसके पहले कि जो है हिमांशु जी का कैमरा खत्म हो, मैं हिमांशु जी से चाहूंगा कि इसमें वो अपनी कंक्लूडिंग रिमार्क देने की स्थिति में है। तो प्लीज जो है ना गिव योर रिमार्क बिफोर योर इंटरनेट जो है इज नॉट अलाउइंग यू टू कंटिन्यू। हिमांशु जी अपना माइक्रोफोन ऑन करिए आप। सर आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद माय ब्रदर्स। आप अपने ऑडियो का यूज कर लीजिए, आप वीडियो को ऑफ कर दीजिए। आप वीडियो को ऑफ ही कर दीजिए तो आपका जो है ना वेवलेंथ का रिक्वायरमेंट स्पेक्ट्रम का, हाँ प्लीज गो अहेड। और यदि आपको लगेगा कि आपका इंटरनेट साथ नहीं दे रहा है तो आप वीडियो ऑफ करके ऑडियो पे बात करिए, अपनी आवाज पहुंचाइए कि व्हाट डू यू फील, व्हाट यू हैव टू से, because now this will be your concluding remark and then we will give the thanks and this session will be concluded. मेरे ख्याल से शायद हिमांशु जी का नेट काम नहीं कर रहा है। एक बार मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अपने वीडियो को ऑफ कर दीजिए, तो कम से कम आपकी आवाज जो है वो जो है दर्शकों तक पहुंच पाएगी और वो आपकी बातचीत सुन पाएंगे। क्योंकि नाउ जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया है। नाउ इट इज अ टर्न टू गिव योर रिएक्शन। I'm not very sure that whether he would be in position to join and तो मैं अपनी तरफ से कुछ कह देता हूँ। GI टैग के बारे में कहा है, then sorry I feel Himanshu would not be in position to join. I would like to thank my Darshak for the beautiful comment they have given.
एंड एक बार मैं फिर से जो है आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अच्छा हिमांशु जी आ गए हैं, तो एक बार उनको फिर से मौका देते हैं। तो हिमांशु जी आप चाहें तो अपना वीडियो को ऑफ कर दें, आप ऑडियो को का यूज करके अपनी बात जो है ना आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करिए। Yes, sir. Yes, I just got one of my relatives' network hotspot, so it's going. Okay, so now there is no issue. Then you can go ahead with it. Yeah, right, please. And so thank you so much, sir. आपने concluding में मैं यही बोलना चाहूंगा कि I was not aware about the initiative that you wanted to announce today. I was kept in surprise for the whole 1 hour. But the moment you said this thing, I'm so happy that this is gonna be a most productive thing that anyone can ever do. And एज आई स्टेटेड लीगल हेल्पलाइन काफी हद तक प्रचलन में है, लोगों को जिनको पता है दे टेक असिस्टेंस, बट व्हेन इट कम्स टू पुलिस हेल्पलाइन और यू में से आई मीन केस सॉल्व और रेमेडी हेल्पलाइन, ऐसा अभी तक कोई प्रचलन में था नहीं कॉन्सेप्ट जो आज आपने अनाउंस किया है। एंड मुझे पूरा उम्मीद है कि ये अगले हफ्ते जब भी आप अनाउंस कर रहे हैं इसको, जब भी इसको आप लॉन्च करेंगे, ये हर जगह जाएगा, हर लोगों के पास में वो नंबर सेव होगा या वो व्यवस्था होगी जिसमें वो तुरंत रीच आउट कर सकेंगे और उनके जितने भी समस्याएं हैं घटना से जुड़ी हुई, क्राइम से जुड़ी हुई, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्राइम फ्री भारत है। तो आप वैक्सीनेशन के तरीके उनको वैक्सीन लगाएंगे अपने डोजियर के माध्यम से, अपने जो भी आपके पास में स्ट्रॉन्ग जैसे आवश्यकता पड़ने के रूप में आप सारे प्रयत्न भी करेंगे ताकि व्यक्ति को न्याय मिल सके। और आपने बताया प्रथम दृष्टया सारी चीजें डोजियर और दस्तावेजों के माध्यम से होंगी, स्टेशनरी के माध्यम से होगी। सो मुझे विश्वास है कि वो कागज देखते ही जो भी नेग्लिजेंट और डेरेलिक्ट ड्यूटी का करने वाला अधिकारी होगा या कर्मचारी होगा, उससे भय खा के और क्राइम फ्री भारत में अपना छोटी सी आहुति किसी ना किसी माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे देगा। और यही उद्देश्य हमारा और आपका शुरुआत से है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने मुझे आज के सेशन में बुलाया और मेरे छोटे मोटे क्वेश्चन, छोटे मोटे हमारे इनपुट्स आपने सुने और लोगों को भी सुनवाए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। Himanshu, you are very nice person and you are always very proactive. तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो छोटी कमेटी है उस कमेटी से आप वो ड्राफ्ट बनाने का काम करिए, सो दैट हमारी जो लीगल कमेटी जो है, टेक्नोलॉजी कमेटी, उन ड्राफ्ट को ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करेगी। तो जो लीगल कमेटी है उसे अपने डिजिटल सिग्नेचर करने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। सो वी डू नॉट वांट कि लोगों को टाइम इन्वेस्ट करना पड़े, सिर्फ सोच और क्लिक से ही जो है हमारा जादू चलना चाहिए। और मैं जो है अपने सभी साथियों को भी कहना चाहूंगा, अपने पुलिस अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा जो कि हमसे इतनी लंबी सेवा 36 ईयर से भी अधिक समय हम लोगों का साथ है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अब समय बदल रहा है, ये बदलते हुए समय की आहट पहचानो और अपने मन से वो दायित्व का पूर्ण निर्वहन करो। क्योंकि आप जो है, भगवान कृष्ण ने जो अपने लिए कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं पैदा होता हूँ धर्म की रक्षा करने के लिए और अधर्मियों को जो है ना ठीक करने के लिए, तो वही एग्जैक्टली काम पुलिस का है। तो आपका जो काम है वो ईश्वर तुल्य है। आप अपनी छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे स्वार्थ को आप तज दीजिए, आप लिटरली पब्लिक के लिए भगवान बन जाएंगे। और यदि आपने ये स्वार्थ नहीं छोड़ा तो आप नहीं रहेंगे, हो सकता है आप विभाग में भी ना रहें। तो ऐसा जो है, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी रिलेटिव्स हैं, वो भी जो है ना इसी अव्यवस्था के शिकार हैं। तो मैं आप लोगों से पुरजोर प्रार्थना करता हूं कि बदले हुए समय की आहट को पहचानिए, CFB की जो है ना गर्जना को पहचानिए। ऐसा ना हो कि आप जो है इस गर्जना के शिकार हो जाएं। और मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप जो है CFB की गर्जना को नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि वो सभी साक्ष्यों के साथ जो है आपको, आपके विभाग को और आपकी सरकार को
कानूनी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए बाध्य कर पाएगा, ये मैं आपको जो है ना आश्वासन देता हूं। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि लेट्स वर्क टुगेदर रादर देन वर्किंग इन ए कॉन्फ्लिक्ट मोड, लेट्स वर्क टुगेदर एज ए पार्टनर एंड हम पब्लिक को वो राहत दें और अपने देश को जो है ना क्राइम फ्री भारत के रूप में स्थापित करें। जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए जो है ना डूइंग क्राइम शुड नॉट बी एन ऑप्शन, and I am saying remaining criminal will also not be an option in future to come. My friend, it is doable. I am committed or CFB is committed to do it. Now मुझे जो है विश्व के हर कोने में बैठे हुए भारतीयों का भी समर्थन प्राप्त है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी प्राप्त है, उनकी शक्ति भी प्राप्त है। मैं काफी जो है अपने आप को पावरफुल महसूस कर रहा हूं और मैं वो जो शक्ति को महसूस कर रहा हूं मैं उसका पूरी तरह से आपके हित में दोहन करूंगा, आपके लिए उपयोग करूंगा और उसमें राजनीतिक का भी यूज करूंगा, उसमें विधानसभा के क्वेश्चनों का भी यूज करूंगा, उसमें लोकसभा के प्रश्नों का भी यूज करूंगा। और जब ये प्रश्न जो है विधानसभा और या जो है लोकसभा में पूछे जाएंगे तो कोई भी सरकार उसको हवा में उड़ाने की स्थिति में नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। तो हम जो है सिर्फ आपके कानूनी कार्य के निर्वहन में, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो डिटेक्शन का हो, चाहे वो कन्विक्शन का हो, चाहे प्रोसिक्यूशन का हो, चाहे प्रिवेंशन का हो, चाहे रिहैबिलिटेशन का हो, यदि हम जब तक अंदर नहीं घुस पाएंगे तब तक हम बाहर से ये सब करके दिखाएंगे। लेकिन मेरी फिर से जो है ना माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना है, माननीय जो है गृह मंत्री जी से प्रार्थना है कि यदि आपका सपोर्ट और ब्लेसिंग मिलेगी तो हम ये अंदर से ज्यादा सुगमता के साथ कर पाएंगे। आप लोग बहुत कर्मठ हैं, आप लोग जो है दृढ़ संकल्पी हैं। आप जैसे दृढ़ संकल्प से काम करने वाले लोग भारत को नहीं मिले हैं। मैं चाहूंगा कि क्राइम फ्री भारत को आपकी ब्लेसिंग मिले। मैं चाहूंगा कि हमें ये काम बाहर से जो ना फोर्स करने की बजाय, बाहर से खड़ा होकर लड़ाई के बतौर करने की बजाय आपकी ब्लेसिंग से यदि हम अंदर से कर पाएंगे तो हम आसानी से भारत को अपराध मुक्त बना पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत। एंड एक बार फिर से हिमांशु जी आपको जो है मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे जो है मित्र जो है एडवोकेट मिस्टर नरेंद्र मिश्रा, वो लगातार प्रयास करते रहे लेकिन उनके एंड पे कोई तकनीकी प्रॉब्लम थी जिसके कारण वो अपना माइक और उसको इजाजत नहीं दे पा रहे थे, तो वो नहीं जुड़ पाए। ऐसे ही जो है निमिष अर्जरिया भी नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन उनकी शुभकामनाएं, उनका जो है साथ हमारे साथ है और आप सबका भी साथ हमारे साथ है। और मेरे ख्याल से पूरे 137 करोड़ लोग का साथ इसमें है जो किसी भी एरिया से हो, इंक्लूडिंग जो है किसान, लेबरर, एवरीबडी इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी का साथ जो है ना ऐसे भारत को बनाने के लिए जरूर हमें प्राप्त होगा। और हम निश्चित तौर पर इंक्रीमेंटल रूप से जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम जितने जल्दी कर सकते हैं उसको हम करने की कोशिश करेंगे। एंड वी विल क्रिएट ए डॉक्यूमेंटेशन दैट वो चाहे किसी कितने भी बड़े पद पे क्यों ना बैठा हो, वो अपने कानूनी जो संगत उसके जो कर्तव्य हैं उसको बहुत ज्यादा समय तक नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। हम ऐसे बड़े पदों पर बैठे हुए अपने साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि लेट्स नॉट कम इन कॉन्फ्लिक्टिंग जोन, let's work together in the favor of our citizen and let's work together to provide them crime free Bharat. With these words I would like to thank my friend Himanshu, and I would like to thank the person those who could not join, Mr. Narendra Mishra and Mr. Nimesh Arjaria also, and I would like to thank my all visitors and the people those who will be watching this video later on. And I would like to really thank in advance to Honorable Prime Minister and Home Minister also that हमारी आवाज उन तक जरूर पहुंचेगी और हमें आपकी जो है ना ब्लेसिंग, आपका सहयोग मिलेगा, जिससे जो परिवर्तन हम बाहर से लाने की बात कर रहे हैं, यदि हम वो परिवर्तन अंदर से लाने की को अंदर में सफल होंगे तो ये बहुत ही आसानी से किया जा सकेगा, क्योंकि उसमें आपकी शक्ति भी जुड़ी होगी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत।